जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर फिजिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, अकाउस्टिक्स और ऑस्किलेशंस की कंप्लीट सीरीज आपको दे दी है। आप ये कीजिए कि आप उससे जाकर रिवीजन करें, उससे जाकर पढ़ें। कोई सवाल आपके जहन में आए तो आप उनसे पूछें उसके बारे में। और होपफुली कि वो ऑस्किलेशन और अकाउस्टिक्स की सीरीज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और हमने उसको काफी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे। होपफुली दो सीरीजेस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट मूव टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर which is physical optics, and physical optics में एक लेक्चर तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं which is यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और वो आपको दे भी चुके हैं। आज उसका दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर के अंदर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज न्यूटन्स रिंग्स और इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म पढ़ेंगे। पहले इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म पढ़ेंगे, फिर न्यूटन रिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। फरवरी चल रहा है और बस वेरी नेक्स्ट मंथ होपफुली 9th-10th के एग्जाम और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होंगे। तो प्रिपरेशन को पीक पर रखें, टाइम बहुत कम है। हमारी भी कोशिश है कि हम जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करके आपको सारे लेक्चर दे दें और आपका टाइम और ना खाएं और स्टार्ट करें। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म क्या चीज है भाई? इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, लेकिन सबसे पहले तो ये समझेंगे थिन फिल्म हम किसे कहते हैं। थिन फिल्म हम किसी एयर ड्रॉप, किसी एयर बबल को कह सकते हैं, किसी वाटर ड्रॉपलेट को कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज के जिसके सरफेस से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाए और जिसके अंदर से भी लाइट रिफ्रैक्ट होकर चली जाए। दोनों प्रॉपर्टी दिखा दे कोई सरफेस, रिफ्लेक्शन भी दिखा दे और रिफ्रैक्शन भी दिखा दे, तो हम उसको किसी थिन फिल्म की तरह कंसीडर कर सकते हैं। थिन फिल्म समझ लें एक एयर का रीजन है। यदि मैं आपको बोलूं क्या हो कि ये मेरे पास लेट से यहां तक एयर हो और यहां पर मेरे पास किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ हो, तो वाटर मेरा एज अ थिन फिल्म काम करेगा। क्या बात समझ रहे हैं? वाटर मेरा एज अ थिन फिल्म काम करेगा कि जिसके अंदर लाइट आएगी, टकराकर वापस जाएगी। अब इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म क्या चीज है? देखो बहुत सारी कहानियां, लेकिन कहानियों में पढ़े बगैर वो कंक्लूजन सुन लो कि जो कि इसके अंदर एक्चुअल लॉजिक है। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। क्या कहता है ये कहता ये है कि देखो मैं इसको कहता हूं कि ये लेट से वाटर है यहां पर और ये बाहर एयर है। ये जो इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म है, ये न्यूटन रिंग्स में भी हमें बहुत हेल्प करेगी। इसी से हम न्यूटन रिंग्स को भी करेंगे। आज के अंदर, आज की क्लास में हमने इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म पढ़नी है और आज की क्लास में हमने न्यूटन रिंग्स पढ़ना है। ये दो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। चलो, क्या कहानी है? बाहर एयर, ये वाटर रीजन। होता क्या है इस बात को ऐसे समझो। देखो ऐसा सोचो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है और ये इसका नॉर्मल रहता है, और ये ऐसा क्या रहता है? नॉर्मल रहता है, तो कोई रे ऑफ लाइट जो इस तरीके से आएगी वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट कर जाएगी। क्या करेगी? थोड़ी सी रिफ्रैक्ट कर जाएगी। रिफ्रैक्ट कर जाने का मतलब क्या? रिफ्रैक्ट कर जाने का मतलब ये कि ये यहां से थोड़ा सा, एक मिनट, वीडियो में सही नजर आ रहा? हाँ जी, नजर आ रहा सही। तो मैं कह रहा कि कोई एक रे ऑफ लाइट यहां से इस तरीके से आ रही हो और यहां से आने के बाद ये टुवर्ड नॉर्मल बैंड हो। क्या करे? यहां आए और यहां से आने के बाद टुवर्ड नॉर्मल बैंड। ये नॉर्मल की लाइट थी, ये नॉर्मल की लाइन थी, ये टुवर्ड नॉर्मल क्या हुई? बैंड हुई। रिफ्रैक्शन का बिहेवियर हमें देखने को मिला। और वो रे ऑफ लाइट फिर यहां पर ऐसे टकराए और ऐसे टकराने पर फिर रिफ्रैक्शन हो और यहां से इस तरीके से चली जाए। कौन सा है ये पूरा बिहेवियर? ये पूरा बिहेवियर रिफ्रैक्शन का है कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, पहले टुवर्ड नॉर्मल बैंड हुई रेयर से डेंसर में आते वक्त, फिर डेंसर से रेयर में जाते वक्त अवे नॉर्मल बैंड हुई और इस तरीके से चली गई। और यही रे ऑफ लाइट का कुछ पार्ट यहां से इस तरीके से चला गया। ये दो बातें समझने वाली हैं। क्या कहा मैंने? देखो ये एक रे ऑफ लाइट आई, ये जो एक रे ऑफ लाइट आई ये पार्टली इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया और इसका कुछ हिस्सा अंदर से रिफ्रैक्ट कर गया। यानी मैं बोलूंगा पार्टली ये रिफ्लेक्ट करी है और पार्टली ये रिफ्रैक्ट करी है। यानी बोलूं लेट्स से कि इस रे ऑफ लाइट को मैं ओ से लेकर ए तक का कहता हूं, तो बोलूंगा दी रे ओ ए पार्टली रिफ्लेक्ट एज, इसको भी कोई नाम दे देना, पार्टली रिफ्लेक्ट। क्या मतलब? ये ओ ए आई थी
और यहां से मैं कहता हूं इसको ये ए बी रे चली गई, कोई भी नाम दे दो, क्या जाए। दी रे ओ ए पार्टली रिफ्लेक्ट एज ए बी, और यहां से आई इधर, इसमें लेट से बी सी पॉइंट को हिट किया, सी से ये ई पॉइंट पर आई, ई से ये एफ पॉइंट पे गई, एंड पार्टली रिफ्रैक्ट एज ई एफ, पार्टली रिफ्रैक्ट एज ई एफ। अब होता क्या है, देखिए आपने वाईटीएससी पढ़ा ना, तो वाईटीएससी के अंदर आपने ये देखा कि हमें ऑल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क रेंजेस, डार्क रेंजेस देखने को मिली। ये ऑल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट रेंजेस हमें कब देखने को मिलती हैं, जब रेंजेस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। और मैंने आपको बताया था कि पाथ डिफरेंस 0 रहता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, फिर पाथ डिफरेंस चेंज होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। इस तरीके से ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें देखने को मिलती है। ये इसी बारे में हमने बात करी थी वाईटीएससी के अंदर। अब होता क्या है, देखो सबसे पहले तो यहां समझो कि एक बात याद रखना, फॉर ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स या ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, path difference is compulsory. Path difference is compulsory. If there is always a zero path difference, so there will be only one bright spot on the screen. If there is a only path difference equals to 0, so एक ही ब्राइट स्पॉट बनेगा स्क्रीन पर और ऑल्टरनेटिव पैटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। यानी ऑल्टरनेटिव ब्राइट डार्क रिंग या फ्रिंजेस नहीं बनेंगी अगर पाथ डिफरेंस 0 है, बस एक ब्राइट स्पॉट देखने को आपको मिल जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमम पर हमने ये देखा था, कहां पर, वाईटीएससी के अंदर। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि द रे ओ ए पार्टली रिफ्लेक्ट एज ए बी एंड पार्टली रिफ्रैक्ट एज ई एफ। देखो अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूं आपने गौर से समझना है। देखो सबसे पहले जो रे रिफ्लेक्ट कर गई ना, मैं सबसे पहले उस रे की बात करने लगा, और फिर जो रे रिफ्रैक्ट कर गई है मैं फिर उसकी बात करूंगा। कौन सी रे की पहले बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे की। कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे, तो आप बोलेंगे ए बी है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट कर गई है। देखो अब मैं आपको बताने लगा, देखो ये जो रे ऑफ लाइट थी कि आ रही थी एयर मीडियम से और इसने फॉल किया, इसने हिट किया, इसने स्ट्राइक किया किसको, एक डेंसर मीडियम को, वाटर। इसने हिट किया एक डेंसर मीडियम को यानी कि वाटर। चलिए अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूं वो थोड़ा गौर समझिएगा कि देखिए जब रे ऑफ लाइट किसी लेयर मीडियम से आए और डेंसर मीडियम को हिट करे तो बिहेवियर किस तरीके का होता है। लेट्स से कि मैं एक रस्सी ले लेता हूं और इस रस्सी को मैं यहां से टाइटली बांध दूं और यहां से मैं इसको पकड़ा दूं। मैं कहता हूं कि मैंने इस रे को प्लग किया और रे जो है वो प्लग करती हुई इस तरीके से गई, ऐसे रे प्लग करती हुई इस तरीके से। और अगर रे किसी दूसरे मीडियम को टकराए, जैसे मैं बोल रहा, अब ये इसको आप लाइट की रे समझ लें, तो ये एयर से आ रही है और ये वाटर को टकरा रही है। किसको आ रही है, एयर से आ रही है और किसको टकरा रही है, वाटर को टकरा रही है। यही हो रहा है, एयर से आ रही है और किसको टकरा रही है, वाटर को, और दोबारा कहां जा रही है, एयर में। एयर से आई, वाटर को टकराई, एयर में। तो जब ये यहां से वापस आएगी ना, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये सारी बात अभी ये भी रिफ्लेक्शन पर है। इस वाली रे पर है, ये अंदर क्या होगा थोड़ी देर इसको भूल जाओ, ये जो रे यहां से ऐसे गई इसकी बात हो रही है। तो जो रे एयर से आई और वाटर को टकराई ना, तो यहां पर जब ये वापस आएगी तो ये वापस इस तरीके से आएगी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, जब वो किसी एयर से किसी रेयर मीडियम से आती है और किसी डेंसर मीडियम को टकराती है, तो वहां पर जो फेज का शिफ्ट आता है, वहां पर जो फेज का शिफ्ट आता है वो 180 डिग्री का आता है। जो फेज का शिफ्ट आता है वो कितने डिग्री का आता है, 180 डिग्री का आता है। अब ये 180 डिग्री के फेज के शिफ्ट आ जाने का मतलब क्या है, 180 डिग्री के फेज के शिफ्ट आ जाने का मतलब यह है कि पहले जहां क्रस्ट मिल रहा था वहां पर अब ट्रफ मिलने लगेगा, और जहां पहले ट्रफ मिल रहा था वहां क्रस्ट मिलने लगेगा, और वाइस वर्सा। इस तरीके से उल्टा बिहेवियर हो जाएगा, यानी आप बोलेंगे वेव कंप्लीटली फ्लिप कर जाएगी, वेव कंप्लीटली उलट जाएगी रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में नहीं। कौन सी वाले की बात हो रही है, रे ए बी की बात हो रही है। यानी जो रे ए बी है वो पूरा उसका फेज 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, और 180 डिग्री शिफ्ट हो जाने का मतलब क्या था कि जो क्रस्ट आके टकराया था वो ट्रफ बनकर जाएगा। यानी तुम बोलो कि कोई रे अगर ऐसे आई थी तो गई कैसे है, गई ऐसे, उल्टी गई। ये कब हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखता है रिफ्लेक्शन में देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन में। और रिफ्लेक्शन भी कैसी कि जब रे ऑफ लाइट किसी
एयर मीडियम से, यानी किसी रेयर मीडियम से आए और किसको टकरा कर जाए, किसी डेंसर मीडियम को टकरा कर जाए। तो अगर ऐसा होगा ना तो वहां पर हमें रिफ्लेक्टेड रे में, रिफ्रैक्टेड में नहीं, रिफ्लेक्टेड रे में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये जो हमारी रे ए बी है, इसके अंदर हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि जिस पहले अगर क्रस्ट टॉप पे था तो वापसी में ट्रफ होगा उस पोजीशन पर जिस पर पहले क्रस्ट था। इसको हम कहते हैं 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाना। इस 180 डिग्री के फेज शिफ्ट आने की वजह से भी बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज हुई। ठीक है जी। तो मैंने अब जरा बात कर लो किसकी, अब बात कर लो जरा रिफ्रैक्टेड रे की। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे ये ई एफ, सही। ये जो रिफ्रैक्टेड रे ई एफ है, ये कैसे, इसने कैसे डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो सबसे पहले यहां पर आई, मैं कहता हूं ये जो मेरी एयर फिल्म है, लेट्स से कि इस वाटर फिल्म कह लो, इस वाटर फिल्म की लेट्स से थिकनेस जो है, जो इसकी चौड़ाई है, उसको मैं टी कह देता हूं। इस वाटर फिल्म की थिकनेस को मैं टी कह देता हूं। अच्छा एक बात याद रखना, अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आए तो जब बैंड होती है तो टुवर्ड नॉर्मल बैंड होती है, और अगर डेंसर से रेयर में जाए तब जो बैंड होती है तो अभी फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है। ये बिहेवियर भी याद रखना। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली जो ईएफ की रे है, ये ईएफ की रे कितना डिस्टेंस एबी के मुकाबले में ज्यादा ट्रेवल कर रही है। देखो ये ईएफ की रे, एक तो ये यहाँ अंदर आई, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, टी डिस्टेंस, फिर ये यहाँ बाहर गई, फिर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी डिस्टेंस। यानी ये अंदर आने में, देखो मैं ऐसे बोलूं, एक दफा ये ऐसे अंदर आई, टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर एक दफा ये ऐसे दोबारा गई तो टी डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये जो ज्यादा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ना, मेरी दूसरी वाली रे ने जो रिफ्लेक्ट होकर गई है, उसने जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, टी प्लस टी बिकेम 2t। कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया मेरी रिफ्रैक्टेड रे ने, देखो एक दफा अंदर आई टी टाइम्स, फिर ऐसे अंदर ट्रेवल किया टी टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2t। अब ये 2t एक्चुअली में क्या है, ये 2t वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो रिफ्रैक्टेड रे ने ट्रेवल किया। 2t क्या है एक्चुअली में, ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि किसने ट्रेवल किया है, रिफ्रैक्टेड रे ने ट्रेवल किया। तो मैं बोलूंगा कि जो पाथ डिफरेंस यहां पर आएगा, क्योंकि अब पाथ डिफरेंस आ गया ना, देखो भाई ये वाली रे ऐसे आकर ऐसे गई, जबकि ये ऐसे आई, ऐसे अंदर आई, फिर बाहर, इधर बाहर आई, फिर यहां से बाहर गई। तो पाथ डिफरेंस जो मेरी दूसरी रे ने ज्यादा ट्रेवल किया है वो है 2t। आई कितना समझ, इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं था, इधर आया चला गया। कंपैरिजन में पाथ डिफरेंस निकाला जाता है ना, दो वेव्स के कंपैरिजन में पाथ डिफरेंस निकालेगा ना कि भाई दूसरी वाली वेव में पहली वाली वेव के मुकाबले में कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया। अगर दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो पाथ डिफरेंस 0। आसान है, इतना मुश्किल थोड़ी है। अगर दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो पाथ डिफरेंस कितना, 0। और पाथ डिफरेंस अगर 0 रहेगा कंटिन्यूसली तो सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट होगा। ऑल्टरनेटिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस, या अभी फ्रिंजेस ही कहते रहे, वीडियो तो पड़ा नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस देखने को नहीं मिलेंगे अगर पाथ डिफरेंस कंटिन्यूअसली 0 रहे। तो ये देख लो पाथ डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है हमें, 2t। ये जो मेरी दूसरी वाली रिफ्रैक्टेड रे है, इसको यहां लिख दो, यहां पर ये कौन सी वाली रे है मेरी, रिफ्रैक्टेड रे जो है मेरी, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे। तो एक मिनट जरा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि पाथ डिफरेंस जो है ना वो रिफ्रैक्टेड रे का 2t रहेगा, जबकि रिफ्रैक्टेड रे तो ऐसे चली गई, इसने 2t टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना रह गया, 2t का 2t टाइम्स इसने पहली वाली रे के मुकाबले में, यानी एबी रे के मुकाबले में जो मेरी ईएफ रे है वो 2t टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी। यानी बोलूंगा ईएफ रे ट्रेवल 2t टाइम्स more distance than AB। AB रे के मुकाबले में जो EF रे है उसने 2t डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, ऐसे अंदर आई यहां से बाहर गई, तो ये 2 दफा इसने t का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अंदर आने में t, इधर आने में t, तो ऐसे इसने 2 दफा t टाइम्स डिस्टेंस से ज्यादा ट्रेवल किया। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ t, 2t हो गया हमारा यहां पर पाथ डिफरेंस। क्या याद है कि बात समझ आ रही है। अच्छा अब देखो पाथ डिफरेंस की बात हो गई, मैंने फिर बोलूं मैं दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस को कंपेयर करूंगा, तो मैं इधर तो कुछ लिख ही नहीं सकता था, इधर मैं कोई कंपैरिजन नहीं था, लेकिन यहां पर मैं कंपैरिजन करूं पुरानी वाली वेव से एबी से,
तो मैंने बोला एबी के मुकाबले में इससे 2t टाइम्स डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया तो इसका पाथ डिफरेंस आ गया 2t। और मैं कहूं कि फेज डिफरेंस कितना आया होगा, जैसे यहां पर फेज डिफरेंस 180 डिग्री का था, यहां पर फेज डिफरेंस कितना होगा, तो यहां पर फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री का। क्या वजह है कि देखो अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में ही आए, डेंसर को ही टकराए, डेंसर से ही जाए, कोई फेज का डिफरेंस नहीं आता। क्या कह रहा हूं, कोई फेज का डिफरेंस नहीं आता। डेंसर से ही आए, डेंसर को ही टकराए, डेंसर से ही जाए, उसमें क्या हुआ, रेयर से आई थी, डेंसर को टकराई थी, रेयर में गई थी, डेंसर से आई, डेंसर को टकराई, डेंसर से ही गई, कोई फेज का डिफरेंस नहीं आएगा। जहां क्रस्ट आ रहा था वहीं पर क्रस्ट आएगा, जहां ट्रफ आ रहा था वहीं पर ट्रफ आएगा। और एक बात याद रखें, जो भी बात हम आपको बताते हैं वो पूरी श्योरिटी के साथ बताते हैं कि उसमें कोई मिस कॉन्सेप्ट ना क्रिएट हो, और आपको बात बिल्कुल क्लियरिटी की बुनियाद पर बताई जाए, कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो इस बात की गारंटी हम खुद रखते हैं, इस बात को मेक श्योर हम खुद कर रहे होते हैं। तो इट इज 100% ट्रू दैट अगर रे ऑफ लाइट रेयर से आए, डेंसर को टकरा, रेयर में जाए, तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री का आता है। और अगर डेंसर से आए, डेंसर को ही टकराए, डेंसर में ही चले जाए, कोई फेज डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका फेज डिफरेंस 0, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली ए बी, इसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री का। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? रिफ्लेक्टेड रे में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का, और रिफ्रैक्टेड रे में, रिफ्लेक्टेड बोला था मैंने भाई, रिफ्रैक्टेड रे में फेज डिफरेंस कितना, 0 डिग्री का। पाथ डिफरेंस से कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये पाथ डिफरेंस 2t टाइम्स ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आती है? इसमें तो कोई मस्ती वाली बात नहीं है। अब एक बात याद रखिए, देखिए वैसे तो हमने, मैं थोड़ी सी बात करूं यहां पर, मैं ये बताऊं कि पाथ डिफरेंस इन YDSC, क्या पाथ डिफरेंस स्टडी किए थे YDSC के अंदर हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? तो देखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमने पाथ डिफरेंस स्टडी किया था किसमें, YDSC के अंदर, यंग डबल एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो था डेल्टा S इज इक्वल्स टू m लैम्डा। क्या था? डेल्टा S इज इक्वल्स टू m लैम्डा, सही। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमने किया था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमने किया था, हमने किया था डेल्टा S इज इक्वल्स टू m प्लस 1/2 लैम्डा। यही किया था हमने, m लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए m प्लस 1/2 लैम्डा। अगर आपने YDSC का लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देख कर आ, ये हमने YDSC के अंदर किया। अगर हम यहां देखें, यहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रही होगी, देखो एक रे ऑफ लाइट यहां से निकल कर आएगी रिफ्लेक्ट कर, एक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर आएगी, और ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरफेयर। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान पाथ का डिफरेंस है, तो इनकी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी होगी, इनकी इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव भी। और ये वैसे ही हमें डार्क ब्राइट रीजन देखने को मिले, मतलब इंटरफेरेंस यहां पर भी हो रही है, वैसे ही हो रही है कि जैसे हमें YDSC में देखने को मिला था। बट YDSC के अंदर सर्कुलर वेवलेट बने हुए थे, वो इंटरफेयर कर रहे थे। यहां पर रेजेस है, एक रे आई रिफ्लेक्ट करी, एक रे आई रिफ्रैक्ट करी, दोनों बाहर निकलने के बाद इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेयर करने के बाद आइदर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी या आइदर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगी, और वही ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा। YDSC के अंदर हमने बोला था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला डेल्टा S इज इक्वल टू m लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला डेल्टा X इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। बट वहां पर किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं थी, वहां पर किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं थी, तो कोई फेज शिफ्ट भी नहीं था, कोई फेज शिफ्ट भी नहीं था। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं वो इस टॉपिक की, समझ लें, इस टॉपिक की जान, कंक्लूजन सब उसी में है, वही समझना है। देखिए ये जो रिफ्लेक्शन की वजह से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है ना, मैं आगे लिखूंगा, क्या दिखेगा? हाँ जी लिखेगा। ये जो रिफ्लेक्शन की वजह से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी किसमें,
जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी किसमें, थिन फिल्म के अंदर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म जो होगी, ये थिन फिल्म अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा बता दूं। थिन फिल्म का मतलब क्या कि वो रीजन के जिससे रिफ्रैक्शन का बिहेवियर परफॉर्म हो, जैसे वाटर, यहां पर एक थिन फिल्म कहलाएगी, एयर भी हो सकता है, इसकी वजह एक वाटर ड्रॉपलेट भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो थिन फिल्म होगी उसका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, m प्लस 1/2 लैम्डा। ये जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है ना रिफ्लेक्शन में, क्या कह रहा हूं, ये जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है रिफ्लेक्शन में, इसकी वजह से पाथ डिफरेंस बदल जाएगा। जो पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो जाएगा, और जो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए था वो डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि ये जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था वो पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो जाएगा, और जो डिस्ट्रक्टिव के लिए था वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो जाएगा। कुछ आ रही बात समझ में क्या? यानी जब भी हम इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म की बात करेंगे वहां पर हम पाथ डिफरेंस m लैम्डा नहीं लेंगे, वहां पर हम पाथ डिफरेंस कितना लेंगे, m प्लस 1/2 लैम्डा। और पाथ डिफरेंस एक्चुअली में है कितना, कितना पाथ डिफरेंस 2d, तो हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस कितना है, 2d है ना, तो 2d इज इक्वल्स टू m प्लस 1/2 लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म क्या होगी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू एम लैम्डा, और पाथ डिफरेंस कितना, 2t इज इक्वल टू एम लैम्डा। क्या आ रही बात समझ में? यानी कि ये जो हमने YDSC के लिए पढ़ा था ये वाला लॉजिक थिन फिल्म में नहीं चलेगा, क्योंकि YDSC के अंदर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं था। यहां पर रिफ्लेक्शन की वजह से रेयर से डेंसर को टकरा कर रेयर में जाने की वजह से फेज डिफरेंस आ गया है 180 डिग्री का। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता था पाथ डिफरेंस का वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हो जाएगा, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला था पाथ डिफरेंस का वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हो जाएगा। क्या मेरी ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। और हम ये भी देख रहे हैं कि आपको वहां तक का नजर भी आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ जी वहां तक का आपको नजर भी आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। क्या होगा, एक रिफ्लेक्ट कर ऊपर चली जाएगी, एक रिफ्लेक्ट कर अंदर आएगी। जो रिफ्लेक्ट कर अंदर आएगी वो 2t टाइम्स डिस्टेंस डायरेक्ट ट्रेवल करेगी, वो बाहर निकलने के बाद इंटरफेयर करेगी तो आइदर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इतना रहना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इतना रहना चाहिए। और अब किसी को m नहीं पता होगा यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला कैसे बना था, तो भाई जाओ फिजिकल ऑप्टिक्स 01 एक दफा देख कर आओ, और YDSC जब तुम्हारा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। करेंगे इसमें जल्दी से, ठीक है। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म समझ में आ गई है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, फेज डिफरेंस रिफ्लेक्टेड रे का 180 डिग्री, फेज डिफरेंस रिफ्लेक्टेड रे का 0 डिग्री, पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्टेड रे का 2t, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। ठीक हो गई यहाँ तक की बात? देखो ये समझ लो ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर न्यूटन रिंग्स को समझना है तो ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। चलो न्यूटन रिंग्स करें, मिटा दें इसको, बहुत सारी कॉपी कर लो, अच्छे से वो चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लो। याद रखना कि यहाँ टकराने के बाद ये इंटरफेयर करेंगी, वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी होगी, वो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव भी होगी। ठीक है जी। चलें जी बेहतरीन। अब स्टडी करने जा रहे हैं हम न्यूटन रिंग्स को। तो न्यूटन रिंग्स क्या थे? न्यूटन रिंग्स भी एक आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको मुश्किल बना रखा, फॉर्मुलेशन गलत करा देते हैं, इस चक्कर में फिर ये बच्चों को समझ में नहीं आता। तो भाई बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो न्यूटन रिंग्स, मैंने आपको देखो इस YDSC के शुरू में मेरी तुमसे बात हुई थी तो मैंने तो बताया था कि न्यूटन लाइट को कॉर्पस्क्यूल्स कहते थे, यानी लाइट को पार्टिकल कहते थे।
लेकिन ये न्यूटन रिंग्स जो था ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने लाइट के वेव मेथड को साबित किया, तो इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स न्यूटन के लिए भी हैरानकुन थे कि जिस फिनोमेना को वो प्रूव करने जा रहे हैं और जो इस एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो बिल्कुल अपोजिट है। न्यूटन तो लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, लेकिन न्यूटन रिंग्स लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने लगी। देखो हुआ क्या, और समझेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये तो तुमने इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म समझी है, यही हो रहा है यहाँ पर। ये तुमने इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म समझी है, यही हो रहा है। सबसे पहले इसकी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को समझो। हम क्या करते हैं, हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। एक अदद हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेनी है, यानी हमने क्या करना है, हमने सिंगल सोर्स की लाइट लेनी है। इससे मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर रेजेस निकलेंगी और यहां हमने एक अदद कॉन्वेक्स लेंस रख देना है। देखो ये वाला स्टेप होता है ना, ये वाला स्टेप ऑप्शनल होता है, ये जरूरी है तुम इसको करो। तुम अगर लेजर लाइट ले लोगे तो ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। इसको करने का मकसद ये है कि जो रे ऑफ लाइट हम यहाँ पर रखें, जो रेजेस यहाँ से निकल रही है उसको हम यूनिडायरेक्शनल करते हैं, तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं। यहां से ये रेजेस इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगी कॉन्वेक्स लेंस से निकलने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हमने ऑलमोस्ट 40 डिग्री टिल्टेड, क्या किया भाई हमने यहाँ 40 डिग्री टिल्टेड, यहां पर हमने एक गिलास स्लैब रखा हुआ है जिसको मैं G1 कह रहा हूं, गिलास स्लैब। और यहां पर हमने एक अदद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। यहां पर हमने एक अदद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है जैसे देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको यहां से बिल्कुल स्ट्रेट कर, ठीक, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ठीक, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट रिफ्लेक्शन करता है, एक पार्ट रिफ्लेक्शन करता है। यहां पर तुम एक अदद गिलास स्लैब रख लो जिसको तुम G2 कह दो, और यहां पर ऊपर हमने एक अदद माइक्रोस्कोप लगाया हुआ। यहां पर ऊपर में क्या लगाया हुआ, एक अदद माइक्रोस्कोप लगाया हुआ इन रिंग्स को देखने के लिए। हम ये देखते हैं कि ये रे ऑफ लाइट यहां पर आती और टकराने के बाद इधर फॉल करती। हम देखते हैं कि ये रे ऑफ लाइट यहां पर आती है और टकराने के बाद इधर फॉल करती। और हम ये भी देखते हैं कि एक और रे ऑफ लाइट यहां आती और इधर क्या करती, फॉल करती। ठीक है जी, ये हमने कुछ रेजेस ऑफ लाइट बना ली जो कि इधर से आ रही है और इधर जा रही है। देखो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी होगी, मतलब कुछ रे इधर आके ऐसे चली जाएगी, कुछ इधर आके ऐसे चली जाएगी, छोड़ो ज्यादा तो वेस्ट है, वो हमें फिर वक्त उससे गर्ज नहीं है। वो रेजेस क्या है, यहाँ पर वेस्ट है। तो वो जो रेजेस यहाँ से रिफ्लेक्ट करके जा रही होंगी वो यहाँ पर वेस्ट का काम करेंगे। देखो होना क्या है, बहुत आसान प्रिंसिपल। होना यह है कि ये सबसे पहले एरो बहुत खराब बना है, सही कर लो भाई। होना यह है कि जो रेजेस ऑफ लाइट यहां पर आके फॉल करेंगी, देखो होगा क्या, कुछ इधर से टकराकर वापस ऊपर चली जाएंगी, कुछ क्या करेंगी, कुछ इधर से टकराकर वापस ऊपर चली जाएंगी, कुछ इसके अंदर आ जाएंगी। और अंदर आने के बाद ये देख रहे हो ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये पूरा ये वाला रीजन एयर फिल्म की तरह काम करेगा। यानी मैं इसको बाहर निकाल के बनाता हूं, ये वाला रीजन ऐसा एयर फिल्म काम करेगा। यानी कि हो क्या रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये जो मेरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बीच में जो ये रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला पूरा रीजन एयर फिल्म की तरह काम करेगा। किसी तरह काम करेगा, एयर फिल्म की तरह काम करेगा, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस T है। कुछ आ रही बात समझ में। अब इस एयर फिल्म पर कौन सा फिनोमेना परफॉर्म होगा, इस एयर फिल्म पर वही फिनोमेना परफॉर्म होगा जो पीछे बढ़कर है कि रे ऑफ लाइट इससे आएगी, ठीक, इसमें अंदर ट्रेवल करेगी, अंदर ट्रेवल करेगा फिर बाहर आएगी, फिर यहां से ऊपर की तरफ आ रही है। बात समझे, मतलब इतना डिस्टेंस जो रे होगी बहुत ज्यादा ट्रेवल करेगी। कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। ये देखो मैं इस पे रहा हूं, कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी, इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी। और इसको हम कहेंगे टी फॉर बताओ, कभी पढ़ा होगा तुमने, टी फॉर थिकनेस, टी फॉर थिकनेस। तो ये इसकी थिकनेस है। जो रे ऊपर से टकरा कर चली जाती है और जो रे यहां से ऐसे अंदर आती है और फिर ऐसे जाती है, वो कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी, 2t डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी। यही बात तो हमने पीछे कही थी, ठीक। अब जहां पर इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल जीरो है, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल जीरो है, यहां पर कोई पार्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहां पर पहला तुम्हें जो है वो
क्या कहते हैं, डार्क रिंग देखने को मिलेगा। यहां पर तुम्हें पहला क्या रिंग देखने को मिलेगा, डार्क रिंग देखने को मिल रहा होगा। क्या होता क्या है, हुआ क्या यहां पर, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि न्यूटन रिंग इनको रिंग्स क्यों कहते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आया कि ये एयर फिल्म है। ये एयर फिल्म वैसे ही काम करेगी जैसे पीछे वो हमने वाटर गिलास नहीं रखा था कि उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा था, तो वो ये ज्यादा डिस्टेंस जो ऊपर से टकराकर चली गई और जिसको यहां अंदर आकर ऐसे टकराकर वापस जाना पड़ा रिफ्रैक्ट करने के बाद, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 2t। तो पार्ट डिफरेंस यहां पर भी कितना है, 2t। बट ये रिंग्स कैसे बन रहे हैं, सवाल ये है कि ये रिंग्स कैसे बन रहे हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो कि एक रे यहां से ऊपर से गई, एक ऐसे ऊपर टकरा कर आई, इन्होंने इंटरफेयर किया। मैं नहीं कहता कि कैसे इंटरफेयर किया, वही चल रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कैसे भी इंटरफेयर किया, बट इंटरफेयर तो करेंगे। जो ऊपर से गई और जो इधर से गई, तो इनका पार्ट डिफरेंस है, वो थोड़ा जल्दी जा रही है, थोड़ा पीछे पीछे आ रही है, पार्ट डिफरेंस है। तो ये इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेरेंस आइदर कंस्ट्रक्टिव होगी या इंटरफेरेंस आइदर डिस्ट्रक्टिव होगी, इसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन रिंग क्यों बन रहा है, थोड़ी थोड़ी मेजर मेजर बातें करते हैं। देखो ये जहां पर बिल्कुल पॉइंट, जहां देखो जैसे जैसे हम यहां से दूर जाएंगे ये एयर फिल्म की थिकनेस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे थिकनेस बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी। लेकिन जहां पर थिकनेस बिल्कुल जीरो है, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और गिलास स्लैब के बीच में थिकनेस जहां बिल्कुल जीरो है, वहां पर उसकी वजह से हमें एक बिल्कुल डार्क स्पॉट सेंटर में देखने को मिलेगा। यानी आप कहने कि यहां पर जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव, वाईडीएससी से उल्टा है। वाईडीएससी में सेंट्रल मैक्सिमम पर ब्राइट स्पॉट, न्यूटन रिंग्स में सेंट्रल मैक्सिमम पर डार्क स्पॉट, एक डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा। कैसा डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा। अब देखो ये रिंग क्यों बन रहा है, सवाल ये है। देखो ये हमें दिखने में 2D लग रहा है। मैं तुम्हें कहता हूं जरा गौर से सुनना। मैं कहता हूं एक रे यहां ऊपर से टकरा कर गई, एक रे यहां से आई, इन्होंने इंटरफेयर किया, मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, डार्क स्पॉट बन, एक डार्क स्पॉट इधर बन गया। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 2D थोड़ी है, 3D में सोचो, पूरा गोल सा है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा पूरा गोल सा है और उसके नीचे एक गिलास से है। तो ये जो गोल सा रीजन है, उस पूरे गोल से रीजन के नीचे ये एयर फिल्म है। अरे वो सूप वाला बाउल नहीं होता, सूप वाला बाउल लो, उसके नीचे प्लेट रख लो, तो पूरा गोल सा रीजन होगा और उसके नीचे पूरी एयर फिल्म होगी ऐसी गोल सी। तो अगर एक जगह से डार्क स्पॉट, तो उसके बराबर में भी एक डार्क स्पॉट, उसके बराबर में भी, उसके बराबर में भी, उसके बराबर भी, पूरे सर्कल पर ब्राइट डार्क स्पॉट, और वो सर्कल में सारे डार्क स्पॉट मिलकर एक रिंग जैसे नजर आ रहे हैं। हाँ समझ में आया कि वो सारे जो डार्क स्पॉट बन रहा है पूरा रिंग पर, वो एक डार्क रिंग जैसा नजर आ रहा है। फिर मान लो सब ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो एक ब्राइट एक ब्राइट एक ब्राइट, पूरे रिंग पर ब्राइट स्पॉट और एक ब्राइट रिंग बन गया। ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क रिंग्स बनते हुए नजर आए, जो हम इसको यहां माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। यानी ये पहला डार्क स्पॉट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से, फिर ये नीचे ब्राइट जो खाली रीजन है ब्राइट रीजन, फिर ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से रीजन बनते हुए में नजर आए। क्या आ रही है बात समझ में, क्या हुआ है यहां पर एक्चुअली में। अरे देखो वो जो तुम्हें इंटरफेरेंस पीछे समझाई ना, इंटरफेरेंस तो वही बात है, उसमें कुछ चेंज नहीं है कि एक अंदर से रिफ्रैक्ट होकर आएगी, वो 2t टाइम्स यानी ट्वाइस ऑफ थिकनेस टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और एक यहां ऊपर से टकरा कर जाएगी जिसका पार्ट डिफरेंस इसके मुकाबले में 2t होगा। ये दोनों रेजेस ऊपर जाकर इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेरेंस या तो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 2D तो नहीं है, पूरा 3D। वो गिलास का वो सूप का बाउल ले लो और एक नीचे गिलास प्लेट ले लो, तो सारी रेजेस यहां से निकल रही, वो आइदर इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली या आइदर इंटरफेयर करेंगी डिस्ट्रक्टिवली। अगर सबने मिलकर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया, एक ब्राइट रिंग, सबने मिलकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर किया, डार्क रिंग। जैसे जैसे यहां पर ये थिकनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ब्राइट और डार्क रिंग की थिकनेस बढ़ती जाएगी। क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे ये एयर इस सेंटर से हम दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे ब्राइट और डार्क रिंग की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, ऑल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क रिंग की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। मैं तुम्हें इमेजेस भी लगा के दिखा देता हूं, एडिटिंग में लगवा देंगे उस टाइम। क्या रही बात समझ में, तो हो क्या रहा है, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस यहां पर बन रही हैं। सही, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं, और हम अब इसका जो न्यूटन रिंग्स की जो फॉर्मुलेशन है वो हमें समझाती है कि हमारा अगर ये पहला ब्राइट रिंग है, तो इस पहले ब्राइट रिंग का अगर अपने रेडियस निकालना है तो वो हम कैसे निकालें। ठीक, तो जरा इस पहले ब्राइट रिंग को देखो, जरा इसको देखो यहां पर, किसको, ये जो हमारा कौन है, ये जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक
छोटा कर ले थोड़ा, ये प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसके नीचे रखा हुआ है गिलास स्लैब, ये इसकी थिकनेस। अब देखो मुझे क्योंकि इसके रिंग की रेडियस बताना है, मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूं, रेडियस ऑफ रिंग। हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ रिंग? किसी भी nth रेडियस का, किसी nth रिंग का अगर आपने रेडियस निकालना हो, यानी पहले रिंग का रेडियस निकालना हो, सेकंड रिंग का रेडियस निकालना हो, या थर्ड रिंग का रेडियस निकालना हो, तो वो आप कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करो, इसको लोग इतना मुश्किल कर दे, जबकि डेरिवेशन बहुत आसान है। अगर तुम गौर से मेरे साथ सुनोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा। और मान लो कि यहाँ पर एक पहला जो है वो ब्राइट रिंग बना हुआ है, लेट्स से पहला रिंग ये बना। अब मैं कहता हूं कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या होंगी वो टर्मिनोलॉजी? देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो देखो, अगर ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस को, अगर ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तुम इसका पूरा सर्कल बनाओ और उस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तुम इसका पूरा सर्कल बनाओ, उस सर्कल का सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां तुम इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का पूरा सर्कल बनाओ, तो इसका जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाएगा थिकनेस। किसकी थिकनेस? इस एयर फिल्म की थिकनेस। क्या ठीक है? याद रखिए बात, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इस एयर फिल्म की थिकनेस। एयर फिल्म की थिकनेस ये आ गई, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या कह रहा, ये एयर फिल्म की थिकनेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर सर्कल के एंड तक का ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये पूरा डिस्टेंस आर। ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये पूरा डिस्टेंस कहलाएगा आर। क्या ठीक है? याद रखिए बात, इसमें कोई मसला बात नहीं है, पूरा डिस्टेंस आर। और मैं कहता हूं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ पी जहां पर थिकनेस मैक्सिमम है। मैंने एक पॉइंट मार्क किया जहां पर थिकनेस मैक्सिमम, इधर तो थिकनेस 0, फिर थिकनेस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मैंने पॉइंट मार्क किया जहां पर थिकनेस क्या मिली मुझे? मैक्सिमम। मैंने इसको इस पॉइंट से जोड़ दिया, बोलो ठीक है? मैंने इसको इस पॉइंट से जोड़ दिया। देखो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बनाऊं, तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तुम्हें सेम लगता? क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तुम्हें सेम लगता है? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मैं आर कह दूं। रिंग का रेडियस, कौन से रिंग का रेडियस? वो जो रिंग हमें बनता हुआ नजर आ रहा है उसका रेडियस, वो जो रिंग हमें बनता हुआ नजर आ रहा है उसका रेडियस। अच्छा एक बात मुझे याद आ रही है, बीच में सुन लो, ये जो लाइट होती है यूजुअली ये सोडियम लैंप लिया जाता है। तो जो ब्राइट और डार्क रिंग बन रहा होता है वो येलो कलर की लाइट, फिर डार्क कलर का रिंग यानी ब्लैक कलर का रिंग, फिर येलो कलर की लाइट, फिर डार्क कलर का रिंग। तो सोडियम लैंप लिया जाता है और उसको फिर कॉन्वेक्स लेंस लगाकर सिंगल डायरेक्शन में लाइट को ट्रेवल करवा देता है। मैं कहूं कि इस रिंग के सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इस रिंग का रेडियस होगा, तो ये और ये बराबर ही है। क्या कह रहे हैं ऐसा? क्या इतनी बात समझ में आती है? अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कैपिटल आर होगा? हाँ, क्या ज्योमेट्री बनाने लगे। अरे देखो ना, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो ये पी पॉइंट तो सर्कल के सरफेस पर है, तो सर्कल के सरफेस पर लाई करने वाला एक पॉइंट, उसका सर्कल के सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस। किसका रेडियस? सर्कल का रेडियस। सर्कल का रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आर क्या है यहां पर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है यहां पर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुझे बताओ अगर ये डिस्टेंस टी, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? टी। अगर मैं इस पूरे में से ये टी माइनस कर दूं, क्या कह रहा हूं, इस पूरे में से ये टी माइनस कर दूं, तो क्या ये डिस्टेंस निकल कर आएगा? और ये डिस्टेंस कितना होगा? आर माइनस टी। बोलो ऐसा होगा नहीं होगा? मैं कह रहा हूं ये पूरा डिस्टेंस आर है, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये पूरा डिस्टेंस आर है। अगर इस पूरे में से ये टी निकाल दूं तो ये आर माइनस टी निकलेगा नहीं निकलेगा? इसको ए कह दूं, इस पॉइंट को मैं ओ कह दूं। बोलो ठीक है? यहाँ तक की बात। मुझे निकालना है रेडियस ऑफ द रिंग। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द रिंग। मैं बता देता हूं यहां पर, वो आर तो मैंने लिख दिया, यही लिख दूं, आर होगा रेडियस ऑफ रिंग, टी होगी थिकनेस, टी क्या होगी? टी होगी हमारे पास थिकनेस। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर आर है, तो इस पूरे आर में से अगर ये टी निकाल देंगे तो ये बचेगा आर माइनस टी। ऐसा है या नहीं? ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है। इस पे बहुत सारे लोग इसको एक ज्योमेट्री के, एक सर्कल के एक थ्योरम से बनाने की कोशिश करते हैं। जरूरत नहीं है भाई, सिंपल आप वो लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम ये बन जाएगा। क्या कहानी है बताइए। देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को बाहर निकालो जिसको हमने यहां बनाया है। चलो जी, तो मैं कहता हूं कि किस ट्रायंगल को बाहर निकालो? इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकालो जो हमने निकाला। ये ट्रायंगल ए ओ पी को अगर मैं बाहर निकालूं,
तो ए ओ और बी, ए ओ और बी, तो ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस आर माइनस टी, ये हमने लिखा। ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस आर माइनस टी, ये पूरा आर था, तो इसमें से ये टी निकाल दिया तो ये आर माइनस टी बचा। ये वाला डिस्टेंस क्या, ये वाला डिस्टेंस आर, और ये वाला डिस्टेंस क्या, कैपिटल आर, और यहां पर आ गया कितने डिग्री का एंगल, यहां पर आ गया 90 डिग्री का एंगल। अब इसके ऊपर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, so by using पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर इसका फॉर्मूला खोलें तो फॉर्मूला क्या खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो आता है ना बेटा, हम ऐसा मान के चलेंगे तुम 11 इंजीनियरिंग के बच्चे हो और तुम पढ़ रहे हो फिजिकल ऑप्टिक्स 13वां चैप्टर, जो कि फिजिक्स का ऑलमोस्ट नियर टू लास्ट चैप्टर, तो तुम्हें होपफुली ये तुम्हें फॉर्मूला तो आता ही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस का 2rt यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2rt, ये प्लस का टी स्क्वायर यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, विच मीन दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2rt माइनस टी स्क्वायर। क्या यही होगा, बन गया रेडियस का फॉर्मूला। बट इसमें एक चीज और है, देखो ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले बहुत कम होगी। ये थिकनेस इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले में, ये थिकनेस इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले में बहुत कम होगी। यानी बोलूं दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और किसी बहुत ही छोटी वैल्यू का आप स्क्वायर निकालें तो वो और ही छोटी वैल्यू आती है। तो और तो मैं इसका टी स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करने लगा, मैं नेग्लेक्ट करने लगा किसको, इस टी स्क्वायर को। तो कंडीशन बनेगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2rt, रूट लगा लो दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा r इज इक्वल टू 2rt। ये बन गया रेडियस ऑफ रिंग का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बना, रेडियस ऑफ रिंग का फॉर्मूला। क्या बात समझ में आई, हमने कैसे बनाया रेडियस ऑफ रिंग का फॉर्मूला। यही है न्यूटन रिंग्स भाई, इससे मुश्किल नहीं है। हम पता नहीं किन मुश्किलात में फंस जाते हैं, बहुत आसान है न्यूटन रिंग्स, मुश्किल नहीं है। R इज इक्वल टू रूट ऑफ 2rt, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला यहाँ पर एक रिंग बनेगा, मैंने इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को लिया, मैंने बोला इसका पूरा स्फीयर बनाओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये थिकनेस रेडियस ऑफ कर्वेचर, थिकनेस निकालो, ये निकल कर आएगा, ये भी रेडियस, ये रेडियस रिंग का। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, रेडियस का फॉर्मूला बन गया। क्या ठीक है यहां तक की बात, कॉपी करें जरा इसको जल्दी से, फिर बात करते हैं। ठीक है जी, मिटा दें, हो गया। तो हमने बना लिया रेडियस ऑफ रिंग का फॉर्मूला। अब इसी रेडियस ऑफ रिंग को हम बनाते हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव। अगर मुझे बोला जा रहा है कि आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाले रिंग यानी ब्राइट रिंग का रेडियस निकालें, तो ब्राइट रिंग के रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा और डार्क रिंग के रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। तो बहुत आसान है, ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को लाजमी बना लो सही से। तो मैं कहता हूं रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, ये देखो रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग। तो कैसे निकलेगा रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ 2rt। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2t इंटू r। कैसे लिख सकता हूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं क्या बोलूंगा, 2t इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। क्या यही बात मैंने तुमसे पीछे की है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस बराबर होता है m प्लस 1/2 लैम्डा के, ऐसा ही है। r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2t r, 2t इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 2t के बजाय पुट करूंगा, 2t के बजाय पुट करूंगा m प्लस 1/2 लैम्डा इंटू r। क्या यही होगा, देखो ये 2t लिखा हुआ था, ये 2t लिखा हुआ था, ये 2t किसके बराबर m प्लस 1/2 लैम्डा के। 2t के बजाय क्या रख दिया, 2t के बजाय रख दिया m प्लस 1/2 लैम्डा, 2t के बजाय m प्लस 1/2 लैम्डा। ये r एज इट इज, फॉर्मूला बन गया रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग। किसका फॉर्मूला बना, रेडियस ऑफ
ब्राइट रिंग। अच्छा, इसमें एक बात मेरी और सुनना, देखो पहली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ना, तो वहां पर एम हम 0 रखते हैं, लेकिन पहली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हमें पहला ब्राइट रिंग मिलेगा। यानी लेट करो कि एन जो है वो नंबर ऑफ रिंग है, लेट्स क्या है, नंबर ऑफ रिंग। तो अगर एम 0 होता है ना, अगर एम 0 होता है तो एन 1 होगा, यानी एम 0 पर मुझे पहला ब्राइट रिंग मिलेगा, एम 1 पर मुझे दूसरा ब्राइट रिंग मिलेगा, एम 2 पर मुझे तीसरा ब्राइट रिंग मिलेगा। तुमने अगर वाईडीएससी पढ़ा तो तुम्हें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम जो है वो 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है। तो एम 0 पर मुझे पहला ब्राइट रिंग, एम 1 पर मुझे दूसरा ब्राइट रिंग, एम 2 पर मुझे तीसरा ब्राइट रिंग, ऐसे देखने को मिल रहा होता है। तो मैं अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल बोला जा रहा है ना फोर्थ ब्राइट रिंग है और उसका रेडियस बताए, तो मुझे एम उसके लिए कितना रखना पड़ेगा, 3, उसके लिए एम कितना रखना पड़ेगा, 3। तो एक तरीका तो यह है, अगर तुम्हें फोर्थ ब्राइट रिंग बोला गया है तो तुम उसके लिए एम 3 रख लो, वरना दूसरा तरीका क्या है, तुम इसकी जनरल इक्वेशन बनाओ। क्या जनरल इक्वेशन बनेगी, दैट एम इज इक्वल टू n माइनस 1, ऐसा है या नहीं है? देखो अगर n 1 है तो यहां तुम रखोगे 1 1 माइनस 1, n कितना आ जाएगा, 0। अगर n 2 है यानी दूसरा ब्राइट रिंग है, n 2 का मतलब दूसरा ब्राइट रिंग, दूसरे ब्राइट रिंग के लिए n तुम क्या रखोगे, 2, 2 में से 1 निकालोगे, m कितना हो जाएगा, 1। अगर तीसरा ब्राइट रिंग है तो यार 3 रखोगे, 3 माइनस 1, m कितना हो जाएगा, 2। तो तुम इसको जनरली क्या कह सकते हो, m इज इक्वल टू n माइनस 1। अब मैं कहता हूं इस लॉजिक को याद रखने से बेहतर कि तुम फॉर्मूले में n ही यूज कर लो इंस्टेड ऑफ m। मतलब देखो ना ये m किसके बराबर है, n माइनस 1 के। अभी तो क्या है, अगर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो अगर फोर्थ रिंग होगा तो तुम्हें m3 रखना पड़ रहा होगा। तो हम अपनी आसानी ये करते हैं कि हम ये कह देते हैं कि r इज इक्वल टू रूट ऑफ m के बजाय क्या रख दो, क्या नजर आएगा, कुछ कुछ नजर आ, यहां तो नजर आए। मैं कहता हूं आप इधर ही इसी रेडियस में m के वजह क्या रखते हैं, देखो m किसके बराबर है, n माइनस 1 के, तो यहां तुम क्या रखो, n माइनस 1, फिर ये प्लस का बराबर 2 रखो, फिर ये लैम्डा r रखो। तो इससे क्या होगा, और इसको थोड़ा सॉल्यूशन बनाओ, जैसे 2 1 2 हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 1, ये देखो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 दैट विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2। तो इसको तुम लिख सकते हो n इंटू माइनस का 1 अपॉन 2 लैम्डा r। अब इससे आसानी क्या होगी, इससे आसानी ये होगी कि अब हम डायरेक्ट रिंग नंबर को रख के रेडियस निकाल लेंगे, हमें उससे एक पीछे नहीं रखना पड़ेगा। यानी अगर हमें फोर्थ रिंग बोला जा रहा है तो हम डायरेक्ट n की बजाय क्या रख देंगे, फोर्थ। अगर हमें फिफ्थ रिंग बोला जा रहा है तो हम n की बजाय क्या बोल देंगे, फिफ्थ। मतलब हमें ये नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी सही है, लेकिन इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें अगर हमें फोर्थ रिंग बोला जा रहा है तो m हमें 3 रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं इस झंझट से खत्म करो। अगर m4 बोला जा रहा है तो अगर n4 बोला जा रहा है तो m3 रखते हैं, हमने बोला n ही यूज करेंगे फॉर्मूले में, अगर 4 बोलेंगे तो 4 ही रखेंगे, 5 बोलेंगे तो 5 रखेंगे। ये हमारी एक आसानी के लिए बुक ने भी इसको रेकमेंड किया है, हमने भी इसको इस तरीके से लिखा है। होपफुली आपको रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग का फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग क्या है, अच्छा बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। अरे देखो ये और ये सेम ही है, इसमें तुम ये 2t पार्ट डिफरेंस रखते हैं ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो तुम पार्ट डिफरेंस निकालते अलग से आगे और फिर यहाँ पुट करते। हमने क्या किया, हमने इसको फॉर्मूले का पार्ट बनाया कि अब 2 फॉर्मूला लगाने पड़े, एक ही फॉर्मूला रहे। आ रही क्या बात समझ में, कॉपी करो इसको। रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, इसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ डार्क रिंग की। मिटा दें, देखो ये डायग्राम समझ में आ रही है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, सब कुछ यही थ्योरी जो मैंने आपको बताई है बुक में लिखी हुई है, याद करने के लिए आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। मिटा दूं मैं इसको, रेडियस ऑफ डार्क रिंग बनाएं तो मैं कहता हूं रेडियस ऑफ डार्क रिंग तो रेडियस ऑफ डार्क रिंग कैसे बनेगा, रेडियस ऑफ डार्क रिंग, तो हम बोलेंगे रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ 2RT। डार्क रिंग कब बनेगा, इसको मैंने ऐसे लिखा था 2T इंटू R। डार्क रिंग कब बनेगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला में लगाऊंगा क्या होता है, पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2T इज इक्वल्स टू कितना होगा,
2t इज इक्वल्स टू m लैम्डा, इतना ही होता है। 2t इज इक्वल्स टू m लैम्डा। तो मैं यहाँ 2t की बजाय क्या रखूंगा, 2t की बजाय मैं रखूंगा m लैम्डा टाइम्स r, ये बन जाएगा। इधर m का रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है n से। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में स्टार्ट m1 से ही होता है। अगर पहला ब्राइट रहेंगे, पहला डार्क रहेंगे, तो अगर m भी 1 होगा, m भी 1 होगा। तो m को इन टर्म्स ऑफ n बनाने की जरूरत नहीं है, m स्टार्ट ही 1 से होता है, 1 2 3 4 5 6 onwards। तो इसके लिए हमें n से रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। हम अगर डार्क रिंग बोला जा रहा होगा तो हम m के अंदर ही 1 2 3 को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, n से रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक m के 0 पीछे चल रहा होता है तो हमने उसको n-1 रख लिया था m। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला 2t इक्वल्स टू m लैम्डा, और रेडियस का फॉर्मूला क्या बना? डार्क रिंग के रेडियस का फॉर्मूला बना m लैम्डा r। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन रिंग्स। तो होपफुली आपको न्यूटन रिंग समझ में आए होंगे, कैसे बनते हैं, इंटरफेरेंस कैसे होती है, पाथ डिफरेंस 2t क्यों है। YDSC हमने पहले पढ़ लिया था, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है फिजिकल ऑप्टिक्स पर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।